आइए आपको बताते हैं। पृथ्वी हर साल 40,000 टन मास यानी द्रव्यमान हासिल करती है। ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, नई बिल्डिंग, नए स्ट्रक्चर। आप सोच रहे होंगे कि इनकी वजह से मास में इजाफा हो रहा है, लेकिन जी नहीं, ये सब तो पृथ्वी पर मौजूदा पदार्थों से ही बनते हैं। असल में ये मास स्पेस से हमारे प्लैनेट पर गिरने वाली धूल है। उस धूल में हमारे सोलर सिस्टम से आने वाली निशानियां होती हैं, जैसे स्पेस बॉडीज जो कभी किसी तरह का प्लैनेट बनने में कामयाब नहीं हुई, या एस्टेरॉइड और मीटियोर जो अपने रास्ते में ही तबाह हो गए और अब यहाँ वहाँ बह रहे हैं। हमारा प्लैनेट यहाँ एक बड़े से वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है, जो अपनी ग्रेविटी से उस धूल को खींचता रहता है। तो इस तरह पृथ्वी का वजन बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन ये भी कहती है कि एटमॉस्फेयर और समुद्र सहित पूरा प्लैनेट हर साल अपने मास का लगभग 50,000 मीट्रिक टन खो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में हैं, लेकिन वे इतनी हल्की ग्रेविटी में हैं कि वो उन्हें वहां से खींच नहीं सकती। तो उन गैसेस की भारी मात्रा हर साल हमारे प्लैनेट से बाहर निकल जाती है, 3 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रति सेकंड। वैसे तो ये काफी लगता है, लेकिन पृथ्वी असल में काफी भारी है, इसलिए सारी हाइड्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने में खरबों साल लगेंगे। इसके अलावा प्लैनेट का कोर किसी बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। यह हर समय चलता है, इसलिए ये धीरे धीरे ऊर्जा खो देता है, जिसका मतलब है कि ये मास भी खोता जा रहा है। हमारा प्लैनेट पूरी तरह से एक परफेक्ट आकार का नहीं है, बल्कि दबाया हुआ जैसा लगता है। जैसे ही ये घूमता है, ग्रेविटी पृथ्वी के सेंटर की तरफ डायरेक्ट होती है, जबकि एक अंदर से निकलने वाली फोर्स बाहर की तरफ जाती है। पृथ्वी का एक्सिस झुका हुआ है, इसलिए अंदर की तरफ से निकलने वाली फोर्स ग्रेविटी का बिल्कुल विरोध नहीं करती। इसके अलावा ग्रेविटी पृथ्वी और पानी के एक्स्ट्रा मास को भूमध्य रेखा की ओर एक उभार के रूप में धकेलती है। पृथ्वी की कमर भी 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की तुलना में किसी एक ध्रुव पर आपका वजन ज्यादा होता है। हालांकि वजन घटाने के लिए प्लूटो सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक 68 किलोग्राम वाले इंसान का वजन वहां लगभग 5 किलोग्राम होगा। जुपिटर से बचें, वही व्यक्ति वहां 160 किलोग्राम से ज्यादा वजन दर्ज करेगा। हमारा प्लैनेट अब ज्यादा हरा और नीला है, लेकिन संभावना है कि ये बैंगनी हुआ करता था। वैज्ञानिकों को लगता है कि पुराने माइक्रोब्स ने पौधों को उनका हरा रंग देने वाले क्लोरोफिल के बजाय सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया होगा। उस मॉलिक्यूल ने शायद जीवित जीवों को ज्यादा वॉयलेट रंग दिया होगा। पृथ्वी इलेक्ट्रिक है। बिजली का सिर्फ एक स्ट्रोक हवा को 27,760 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकता है, जिससे हवा तेजी से फैलती है। वही फैलने वाली हवा एक शॉक वेव बनाती है, जिसे हम थंडर के नाम से जानते हैं। हर मिनट पूरे प्लैनेट पर 6,000 लाइटनिंग फ्लैश दिखाई देते हैं, और सबसे लंबी एक बिजली की चमक ब्राजील के ऊपर आकाश में हुई थी, 700 किलोमीटर लंबी। नई स्टडी से पता चला है कि पृथ्वी का सेंटर सूर्य के सरफेस जितना गर्म है, 5,200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। हमारी धरती पर सबसे ड्राई स्पॉट पेरू और चिली का अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा के सेंटर में ऐसे स्पॉट हैं जहां कभी बारिश दर्ज नहीं की गई। नेचुरली सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है, जहां सर्दियों का टेम्परेचर 0 से -73 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ओह नहीं, धन्यवाद। ये भी हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हम रेगिस्तान की कल्पना कभी खत्म न होने वाले रेतीले और बहुत गर्म इलाकों के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोस्टल, सब ट्रॉपिकल और पोलर डेजर्ट भी हैं। वहाँ सब कुछ उड़ा ले जाने वाली तेज हवा वाली और बंजर भूमि है, जिससे इन जगहों पर जानवरों के लिए रहना और पौधों के लिए उगना काफी मुश्किल हो जाता है। पैसिफिक ओशन पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशन बेसिन है, जो लगभग 20 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर बड़े एरिया को कवर करता है। पैसिफिक ओशन में हमारे प्लैनेट पर आधे से अधिक मुफ्त पानी है, और ये इतना बड़ा है कि हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स वहाँ फिट हो सकते हैं।
पृथ्वी पर 2 चंद्रमा हुआ करते थे, या कम से कम वैज्ञानिकों का तो यही मानना है। वो दूसरा वाला चंद्रमा आज वाले की तुलना में लगभग 3 गुना छोटा था और संभव है बड़े वाले चंद्रमा से टकराने से पहले हमारे प्लेनेट का चक्कर लगाता होगा। ये टकराव इस बात की सफाई हो सकता है कि हमारे चंद्रमा की 2 साइड बराबर क्यों नहीं है। साथ ही चंद्रमा पर भूकंप भी आ रहे हैं। हमारे नजरिए से देखें तो ये काफी स्थिर दिखता है, लेकिन वहाँ की जमीन पक्के तौर पर हिल रही है। हालांकि पृथ्वी की तुलना में ये हिलने का स्तर कम है। चंद्रमा पर भूकंप बहुत गहराई में आ रहे हैं, खास तौर पर चंद्रमा के सेंटर और इसके सरफेस के बीच में। सबसे लंबी पहाड़ों की चेन तक पहुंचने के लिए हमें अटलांटिक ओशन की सतह के नीचे की ओर देखना होगा। ये वॉल्केनो की एक चेन है जो नीचे से लगभग 18,000 फीट ऊपर जाती है और 40,000 मील से ज्यादा तक फैली हुई है। हमारे पास एक शानदार प्लेनेट है जो 4.5 अरब वर्ष से अधिक पुराना है, जो इसे मनुष्यों से 10,000 गुना पुराना बनाता है। लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि शुरुआत में था। जिस जमीन पर हम चलते हैं वो रिसाइकल हो जाती है। पृथ्वी का अपना साइकिल है। हमारे प्लेनेट की गहराई से मैग्मा ऊपर आता है और कठोर चट्टानी पदार्थ बन जाता है। टेक्टोनिक मूवमेंट चट्टान को सरफेस पर लाती है जहां इरोजन होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हवा, पानी या कुछ दूसरी फोर्स चट्टान को तोड़कर उसमें बदलाव पैदा कर देती है। ये छोटे छोटे टुकड़े दबकर जमा हो जाते हैं, फिर ये सैंडस्टोन की तरह चट्टानों में समा जाते हैं। यदि ये चट्टानें काफी गहराई में दबती हैं, तो वे पक जाती हैं और मैग्मा में बदल जाती हैं। फिर पूरा साइकिल दोहराया जाता है। हमें ज्वालामुखियों से लावा और राख निकलते देखने की आदत हो गई है, लेकिन उनमें से कुछ तो बिजली की चमक भी पैदा करते हैं। 2020 में फिलीपींस की राजधानी मनीला से लगभग 40 मील दूर ताल ज्वालामुखी ने हवा में धुएं और राख को काफी ऊंचाई तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके राख के कॉलम के अंदर छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर बिजली की चमक पैदा कर रहे थे। लोगों ने इन्हें पूरे आकाश में फैले हुए देखा। झीलें बदहवास होकर फट भी सकती हैं। न्योस, मोनोन और कीवू 3 झीलें हैं जो ज्वालामुखियों के ऊपर बनी हैं। चूंकि उनके सरफेस के नीचे मैग्मा है, इसलिए झीलों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है, जिससे झील के ऊपर एक गैस की गहरी लेयर बन जाती है। ये बहुत कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अचानक झील से निकल सकती है और एक ज्वालामुखी की तरह खतरनाक गैस का बादल बना सकती है। हमारे प्लैनेट के सरफेस का 70% हिस्सा ओशंस में समाया हुआ है, लेकिन हमने उनमें से केवल 5% की खोज की है। वहीं लगभग 30 करोड़ साल पहले, मैं तब आसपास नहीं था, लेकिन हमारे पास केवल एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जिसमें एक बहुत बड़ा समुद्र पैंथालासा था। हैरानी की बात है, कोरल रीफ्स सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर हैं। उनमें छोटे कोरल पॉलिप्स होते हैं, लेकिन साथ में वे सही मायने में जीवों की एक कम्युनिटी और पृथ्वी के इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। कुछ कोरल स्ट्रक्चर स्पेस से भी देखे जा सकते हैं। पृथ्वी का सरफेस बराबर शेप वाला नहीं है, जिसका मतलब है कि मास भी बराबर नहीं है। इस तरह ग्रेविटी भी पृथ्वी पर सभी जगहों पर समान नहीं है। कनाडा के हडसन बे में एक रहस्यमयी जगह है। इस एरिया में आसपास के दूसरे इलाकों के क्षेत्रों की तुलना में ग्रेविटी कम है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिघले हुए ग्लेशियर्स के कारण होता है। पिछली आइस एज के वक्त ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था, जो अब इतने समय बाद पिघल गई है, लेकिन प्लैनेट बर्फ के बोझ से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। किसी भी एरिया पर ग्रेविटी उसके मास के हिसाब से होती है। ग्लेशियर ने अपनी मौजूदगी दर्ज की और प्लैनेट के मास के एक हिस्से को एक तरफ पुश कर दिया। इसी वजह से उस एरिया में ग्रेविटी कमजोर है। स्पेस में बिना ग्रेविटी के कुछ बग्स बिगड़ जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला स्पेस में काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की कमी होने से वे टफ बन जाते हैं और उनकी एक्टिविटी में चेंज आ जाता है। तो असल में स्पेस वाली डरावनी फिल्में स्पेस बग्स पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उन्हें हमारी धरती पर मौजूद बग्स के बिना ग्रेविटी मजबूत होने पर बननी चाहिए।
पृथ्वी पर दिन धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं। जब प्लैनेट बना था तो दिन लगभग 6 घंटे लंबे थे और धीरे धीरे लंबे होते गए। 62 करोड़ वर्ष पहले एक दिन 22 घंटे तक चलता था। आज हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन ये हर सदी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रहा है। ये चंद्रमा के कारण होता है। वो ज्वारों को बनाने में मदद करके हमारे प्लैनेट के रोटेशन को स्लो कर रहा है। जब पृथ्वी घूम रही होती है, ओशन में उठने वाले ज्वार चंद्रमा पृथ्वी के एक्सिस से थोड़ा आगे खींचते हैं। इससे एक फोर्स बनती है जो हमारे प्लैनेट के रोटेशन को स्लो कर देती है। इस तरह हमारे दिन लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन असल में ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हमें अभी भी काफी लंबे समय तक अपने 24 घंटे के शेड्यूल से जीना होगा। पृथ्वी का कोर पक्के तौर से हमसे बहुत दूर लगता है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा नहीं है, 3000 किलोमीटर। ये रूट 66 से भी कम है। हमारा अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। यदि भूकंप कभी 12 की तीव्रता तक पहुंचा तो यह हमारे प्लैनेट के 2 टुकड़े कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भूकंप आता है तो ये सतह के नीचे 400 मील से ज्यादा तक जा सकता है। यही वजह है कि प्लैनेट के दूसरी तरफ के लोग सचमुच इसे महसूस कर सकते हैं। हमारे प्लैनेट में यूनिवर्स में स्टार्स की तुलना में लगभग 10 करोड़ गुना अधिक व्यक्तिगत वायरस हैं। बादल कुछ नरम रोएदार चीजें नहीं हैं, जिनकी शेप्स हम कभी कभी देखना पसंद करते हैं। वे असल में पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यदि हम बादलों में पानी की सभी बूंदों को खींचकर सतह पर ला सकते तो ये प्लैनेट को इंसानी बाल के बराबर एक लिक्विड फिल्म जैसे कवर कर लेगा। साथ ही इतना कम होने पर भी पानी की ये मात्रा मौसम और जलवायु में काफी अंतर लाती है। यदि बादल नहीं होते तो हमारा प्लैनेट 13 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म होता।